Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने बायोलॉजी के ही एक नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, एक नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेसेस। तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, फिर उस न्यूट्रिशन का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, फिर इस न्यूट्रिशन का बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया कैसे जाता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एंड देन फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम न्यूट्रिशन से, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से। सो बेसिकली फूड को ऑब्टेन, ठीक है, फूड को किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है? तो एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक होता है न्यूट्रिशन, और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ठीक है, जो इसको ऐसे तरीके से लिखता हूं मैं, ठीक है, तो ये बेसिकली दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज, ठीक है, प्लांट और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? प्लांट जैसे अपना खाना खुद बना सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। जब कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या प्लांट कह सकते हैं, अपने फूड की सिंथेसिस खुद करता है, अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है। तो जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे फूड को प्रिपेयर करते हैं, ऑलराइट, फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो इसे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एक बार रिपीट करता हूँ, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है वो खुद ऑब्टेन करता है, मतलब खुद प्रोड्यूस करता है अपना अपना फूड, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरिया में। फिर जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है ना, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें प्लांट्स बोल रहा हूँ, इसमें कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी दूसरे सोर्स पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, ठीक है। जैसे अगर प्लांट और कुछ बैक्टीरिया को छोड़ दे तो बाकी सब, जैसे कि ह्यूमन हो गया, ठीक है, फंजाई हो गई, ये सब हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, ये किसी दूसरे पे रिलाय करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन है, हम अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है, प्लांट्स पे डिपेंड है, डिफरेंट एनिमल्स पे, जो हम डिफरेंट एनिमल्स को भी कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, तो हम इन पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, हम इन लोगों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और फंजाई भी इसी तरीके से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जैसे कि ह्यूमन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से फंजाई भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो फिर अपना ये फूड ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन किया जाता है, खुद प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफिक में ही एक सब कैटेगरी आती है, ठीक है, सब कैटेगरी कह सकते हैं उसको, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है ना कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए, ठीक है, बट उसको मारे बिना, ठीक है। जैसे कि आता है आपका कसकटा, इसका एग्जांपल है कसकटा, हिंदी में इसको हम अमर बेल भी कहते हैं, अमर बेल। ये बेसिकली प्लांट के ऊपर जाके इस जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, कोई ट्री है, उसके ऊपर इस तरीके ऐसे लग जाता है और फिर ये क्या बोलता है, ये क्या करता है, ये उससे उस प्लांट की स्टेम वगैरह में, ठीक है, इसके पास हॉस्टोरिया होते हैं, हॉस्टोरिया एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको ये प्लांट की स्टेम वगैरह में इंजेक्ट कर देता है और फिर प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, उसको ये सक करता रहता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा टिक होते हैं, टिक, ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट टाइप होते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन की बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लाइस, ठीक है, जो जुए वगैरह होता है आपके सर में रहते हैं, वो भी आपके सर से
मतलब हेड से जो न्यूट्रिशन में ब्लड के फॉर्म में ड्राइव करते हैं, ठीक है। लीचेस होती हैं, लीचेस जो खून चूस लेती हैं, ठीक है। और टेप वर्म क्या होता है, बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये भी ब्लड पे फीड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली बिना किसी जानवर को मारे उससे लगातार अपना ये जो न्यूट्रिशन है वो ऑब्टेन करते रहते हैं। तो मैंने इसके आपको एग्जांपल बताया, तो एग्जांपल अच्छे से याद रखिएगा, बुक में मेंशन है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें से कौन कौन शो करता है। फिर आते हैं हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। जिन एक्सपेरिमेंट, इसमें से एक एक्सपेरिमेंट पे इस बार क्वेश्चन आ गया था सीडीएस में, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या किया, इसमें उसमें इस तरीके से था वो एक्सपेरिमेंट, हमने वेरीगेटेड लीव्स ली। वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ क्या होती है ना, जिसमें एक से ज्यादा कलर होता है। अ लीफ दैट possess मोर देन वन कलर, या कह सकते हैं आप रंग बिरंगी लीफ, जो सिर्फ हरी नहीं होती है, उसमें और डिफरेंट कलर भी पाए जाते हैं उसी लीफ में, ठीक है। ऐसे एक लीफ है तो उसका थोड़ा सा पोर्शन, जैसे सपोज यहाँ पर हरा है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब दूसरे कलर का है, तो इस टाइप से लीफ होती हैं कुछ, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ हरा नहीं और भी कलर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वेरीगेटेड लीफ लीफ ली हमने, ठीक है। तो हमने इस तरीके की रंग बिरंगी लीफ वाला एक प्लांट लिया, ठीक है। उस प्लांट को 2-3 दिन तक अंधेरे में रखा, मतलब उसको सनलाइट नहीं दिखाई, जिसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस ना हो सके, और जितना भी उसका बना हुआ फूड है, प्लांट में जो फूड होता है ना, ठीक है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपने अंदर जो वो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का, उसको स्टोर करते हैं। तो जितना भी स्टार्च है ना, वो 2-3 दिन में डार्कनेस में रखने की वजह से सब कुछ यूज्ड अप हो जाएगा, वो यूज्ड अप हो गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इस प्लांट को 6 आवर के लिए, 6 आवर के लिए सनलाइट में रखा, सनलाइट में रखा, ठीक है। 6 आवर सनलाइट में रखने से क्या होगा ना, फोटोसिंथेसिस करेगा और उसमें कुछ जो है स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च एक ग्लूकोज कैलोरी ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो उसमें कुछ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको, उस प्लांट की लीफ को हमने बॉइलिंग वाटर में डाला, बॉइलिंग वाटर में डाला, ठीक है। बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद उसको एल्कोहल में डाला, ठीक है। और जिस एल्कोहल बॉटल में डाला था ना, उस एल्कोहल बॉटल को वाटर बाथ कराया, मतलब उस एल्कोहल वाटर पे गर्म पानी चलाया और उसको हीट किया, ठीक है, जब तक कि एल्कोहल बॉयल नहीं हो गया। एल्कोहल बॉयल हो गया, जब तक किया कि जब तक एल्कोहल, हीट टिल एल्कोहल बॉयल्स, जब तक एल्कोहल बॉयल नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद उस लीफ को निकाला और उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया। तो अब इससे इससे पता है, इससे अल्कोहल से, तो अल्कोहल की वजह से वहां से क्लोरोफिल रिमूव करा दिया गया। जब बॉइलिंग अल्कोहल में डाला गया ना, तो वहां से क्लोरोफिल रिमूव हो गया, जिस पार्ट में लीफ के पार्ट में क्लोरोफिल था, ठीक है। अब क्लोरोफिल जिस पार्ट में होगा वही तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस होती कैसे प्लांट में, क्लोरोफिल होता है, हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए तो हम धूप में खड़े होकर खाना नहीं बना सकते। हमारे अंदर भी क्लोरोफिल होता तो हम क्या मतलब धूप में खड़े हो जाते और हमारा खाना बन के तैयार हो जाता, फिर कोई टेंशन ही नहीं थी किस चीज़ की, ठीक है। तो जब आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया ना इस लीफ को, मतलब इस लीफ को आयोडीन आयोडीन इस लीफ के ऊपर रखा गया, पूरे में लगाया गया, तो जो ग्रीन एरिया था ना, ठीक है, जो ग्रीन एरिया था लीफ का, ग्रीन एरिया ऑफ लीफ, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया ब्लू ब्लैक में, टर्न ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक। इससे हमें ये पता चला कि जो ग्रीन पार्ट होते हैं ना, सिर्फ उसी में फोटोसिंथेसिस होती है, यानी जहां पर क्लोरोफिल होगा ना वहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि उसी पार्ट में स्टार्च बना था, और स्टार्च और आयोडीन मिलकर ब्लू ब्लैक कलर देते हैं। अगर वहां पर आयोडीन जैसे और डिफरेंट पार्ट जो थे लीफ के, वहां पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, क्यों? क्योंकि वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था, और जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, और जहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ वहां जब आयोडीन लगाया तो आयोडीन ने उसके साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर दे दिया, जो कि आयोडीन करता है जनरली। आयोडीन स्टार्च के साथ कलर रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। यानी इससे साबित हो गया कि जो ग्रीन पार्ट होता है ना प्लांट का, ग्रीन पार्ट जो होता है लीफ का या कह लो प्लांट का होता है ग्रीन पार्ट, ठीक है, वही फोटोसिंथेसिस करता है, वहीं पे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में या लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, बाकी पार्ट में नहीं होती है। ऑलराइट, तो ये था, और यही इस बार उसमें पूछ लिया गया था। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया फिर क्या होगा,
लीफ में कलर क्या आएगा? उसका आंसर था द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैकिश कलर। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर की हो गई थी वो लीफ का वो पार्ट, जहाँ पर जो ग्रीन पार्ट था लीफ का, जहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन हुआ था, ब्लू ब्लैक हुई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ था सीडीएस में इस बार। ठीक है, तो इसमें अभी एक दो और दो तीन और एक्सपेरिमेंट वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से आ गया तो ऑब्वियसली ये दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। हमें तो पेपर क्रैक करना है तो हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या किया? दो हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लिए हमने, पॉटेड प्लांट्स। ठीक है, पॉटेड प्लांट्स इस तरीके से। जो प्लांट है, ग्रीन ग्रीन कर देता हूँ, रेड 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 हो रहा है इससे। ठीक है, इस तरीके से प्लांट लिया। ऑलराइट, फिर दो ऐसे प्लांट के पॉट थे, इनमें प्लांट लगे हुए थे। फिर इनको 6 घंटे के लिए, सॉरी 3 डेज के लिए डार्क में रखा। 3 डेज के लिए इनको डार्कनेस में रखा, अंधेरे में रखा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद इन्होंने एक जो पहला जार था ना, ठीक है, उसके पास एक वॉच ग्लास लिया, मतलब एक समझ लो एक वॉच ग्लास एक प्लेट की तरह होता है कांच की। ठीक है, उसमें KOH रख दिया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH रख दिया, और इसको पूरे को एक कांच के जार से कवर कर दिया, और नीचे से कुछ ऐसा मतलब मटेरियल लगा दिया, जैसे वेसलीन वगैरह मटेरियल जो होता है, जिससे कि एयर टाइट हो जाए, इसके अंदर एयर पास ना हो पाए। ठीक है, दूसरे के साथ भी ऐसे ही किया, दूसरे में भी जार रखा, बट इसमें KOH नहीं रखा, इसको भी नीचे सील कर दिया। ये ग्लास जार है, ठीक है, ग्लास का जार है, ग्लास जार, जिसकी वजह से इसमें एयर ना जा पाए। ठीक है, ऑलराइट। फिर इन दोनों को इन्होंने क्या किया? 2 आवर्स के लिए, ठीक है, सनलाइट में रखा, सनलाइट में दिखाया, सनलाइट में रखा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 आवर के बाद इन्होंने एक एक पत्ती दोनों पेड़ से तोड़ ली, दोनों पेड़ की एक एक पत्ती इन्होंने तोड़ ली। फिर उसको सेम वही प्रोसेस किया। ठीक है, उसको बॉइलिंग वाटर में डाला, उन दोनों पत्तियों को, ठीक है, बॉइलिंग वाटर में डाला। फिर उसको खौलते हुए अल्कोहल में डाला। फिर उसको आयोडीन के साथ दोनों लीफ को रिएक्ट कराया। तो पता रिजल्ट क्या आया? जो पहली लीफ थी और दूसरी लीफ थी, पहली लीफ ने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया, ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया, और जो दूसरी लीफ थी उसने ब्लू ब्लैक कलर दिया। यानी जिसमें KOH रखा हुआ था ना पहली लीफ में, पहली प्लांट की लीफ में, उसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया, और जो दूसरा वाला प्लांट था उसने ब्लू ब्लैक कलर दिया। अब यहां पर ऐसा क्यों हुआ? देखो, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि पहली वाली में स्टार्च नहीं बना, पहली लीफ में, ठीक है, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर स्टार्च का फॉर्मेशन होता तो आयोडीन के साथ रिएक्ट करने पे ब्लू ब्लैक कलर दे देती वो। बट जो दूसरा वाला प्लांट था उसमें ब्लू ब्लैक कलर बना, यानी वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, जो KOH होता है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो इस जार के अंदर CO2 थी ना, ठीक है, अब प्लांट को क्या चाहिए होता फोटोसिंथेसिस करने के लिए? CO2 प्लस सनलाइट प्लस वाटर। तो वाटर तो हमने पहले ही इसमें मतलब इसमें लगा रखा था, वाटर, वाटर इनकी सॉइल में डाल दिया गया था। ठीक है, वाटर डाल दिया गया था इसमें। तो CO2, सनलाइट और वाटर, तो तीनों चीजें थी। बट KOH वाले जार के अंदर में KOH ने सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। जब CO2 को इस KOH ने ऑब्जर्व कर लिया ना, जो इस जार के अंदर प्रेजेंट थी, यानी प्लांट को CO2 नहीं मिली, और जिस वजह से प्लांट जो था वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। ऑलराइट, और जो जिसमें KOH नहीं था उसमें CO2 प्रेजेंट थी जार के अंदर, और प्लांट ने उस CO2 का यूज करके फोटोसिंथेसिस कर ली सनलाइट की और वाटर की प्रेजेंस में, और स्टार्च का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था। तो इसमें आपसे पूछ लेगा कि कौन सी, यहां तक आपको पूरा बताएगा, इतना आपको पूरा लिखा होगा, ठीक है, पर ये पूछ लेगा कि कौन सी लीफ ब्लू ब्लैक कलर देगी और कौन सी लीफ ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगी। तो आपको याद रखना है KOH जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब CO2 नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा तो आयोडीन रिएक्ट किसके साथ करेगा, जब रिएक्शन नहीं होगा तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। यानी जिसमें KOH प्रेजेंट होगा जिस जार के पास, वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगी उसके लिए। ऑलराइट, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये एक्सपेरिमेंट। फिर यहाँ पर एक चीज आती है ना, जैसे हम जो भी प्लांट की बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, तो हम सबको पता है कि प्लांट की लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है तो अपने वो स्टोमाटा को ओपन करेगा, उसमें से CO2 लेगा, और ऑक्सीजन जब साथ में जब फोटोसिंथेसिस होती रहेगी तो ऑक्सीजन को बाहर निकालता रहेगा उन्हीं स्टोमाटा के थ्रू।
ठीक है। तो स्टोमाटा ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, इसका एक मैकेनिज्म होता है। देखो मैंने उस दिन आपको बताया था जैसे कि स्टोमाटा है पूरा, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से गार्ड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये दो गार्ड सेल प्रेजेंट रहते हैं, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, पिछले लेक्चर में बता रखा है, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, ठीक है। जब क्या होता है ना, जब इन गार्ड सेल में सराउंडिंग सेल से वाटर एंटर करता है ना, ठीक है, तो ये जो गार्ड सेल होते हैं वो इस तरीके से खुल जाते हैं। एक सेल को थोड़ा सही से बता देता हूँ, ये आपका स्टोमाटा है, ठीक है, तो ये जो गार्ड सेल होते हैं ना, ये इस तरीके से खुल जाएंगे और यहाँ पर ये गैप बन जाएगा, ये इस तरीके से गैप बन जाता है, इससे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ यानी जब गार्ड सेल स्वेल करते हैं, गार्ड सेल स्वेल करेंगे, ठीक है, तो स्टोमाटा ओपन हो जाएंगे, स्टोमाटा ओपन्स, ठीक है। और जब ये क्या बोलते हैं, जब स्टोमाटा खुलेंगे तो यहाँ से वाटर भी ट्रांसपायर होगा, ट्रांसपिरेशन भी होता रहेगा, ठीक है। और जब ये गार्ड सेल के अंदर पानी कम हो जाएगा ना, वाटर रिड्यूसेस इन गार्ड सेल, वाटर रिड्यूसेस इन गार्ड सेल्स, ठीक है, तो ये गार्ड सेल जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, और जो स्टोमाटा से गैसियस एक्सचेंज था वो बंद हो जाएगा। तो बेसिकली गार्ड सेल, जो स्टोमाटा ओपन क्यों होता है, ठीक है, जब गार्ड सेल में पानी कम हो जाता है ना, ठीक है, तो वो सराउंडिंग सेल से पानी लेता है गार्ड सेल, ठीक है, और फिर जब वो पानी लेने के बाद जब वो फूल जाते हैं, ठीक है, तो जो है स्टोमाटा ओपन हो जाता है। तो जो स्टोमाटा ओपन होता है ड्यू टू डिक्रीज्ड वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल में कम हो जाता है, ठीक है, तो साइड वाले सेल से इसमें पानी आता है और पानी आने की वजह से ये स्वेल कर जाते हैं। अब जब स्वेल करते हैं तो ये खुल जाते हैं और स्टोमाटा जो है वो उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होने लगता है, ठीक है। और फिर जब स्टोमाटा बंद होने का टाइम आता है, ठीक है, तो ये इनमें वाटर रिड्यूस हो जाता है और ये श्रिंक कर जाते हैं। और जब स्टोमाटा ओपन होना होता है तो इसमें वाटर रिड्यूस रहता है ऑलरेडी, फिर इसमें साइड वाले सेल से वाटर फ्लो करता है और ये फूल जाते हैं और स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आएगा। तो ये बात याद रखना, स्टोमाटा ओपन्स ड्यू टू डिक्रीज वाटर पोटेंशियल इन गार्ड सेल्स, ऑलराइट। तो ये होता है हमारा स्टोमाटा के लिए। फिर जो नेक्स्ट चीज आती है, हमारी बॉडी में डाइजेशन किस तरीके से होता है, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो देखो सबसे जो आपका डाइजेशन होता है ना वो आपके माउथ से शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जिसको हम कहते हैं सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। और ये आपकी जो सेलिवरी ग्लैंड है ना, ठीक है, ये सलाइवा बनाती है, जो आपके मुंह में सलाइवा होता है ना, सलाइवा, ये सलाइवा बनाती है और सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेस, अरे रुक जाओ यार, सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को तोड़ता है इनटू सिंपल शुगर्स, उसको सिंपल शुगर्स में स्टार्च को सेलिवरी अमाइलेस ब्रेक डाउन करता है। इसलिए आपका जो डाइजेशन होता है ना वो माउथ से शुरू हो जाता है। फिर जो आपने फूड खाया है, ठीक है, वो फूड जो आपने च्यू कर लिया उसको अपने दांतों से, पहले जो आप मुंह में रखोगे, ठीक है, वो उसको आप च्यू करोगे, ठीक है, उसको च्यू करने के बाद आप उसको निगल लेते हो, तो वो फूड पाइप या और जिसे हम फूड पाइप ईसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप को साइंटिफिक भाषा में, ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में एंटर होगा, ठीक है, स्टमक में एंटर होगा, ठीक है। तो आपकी स्टमक जो होता है ना, ठीक है, उसकी जो वॉल होती है ना, स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। तो ये अच्छे से ये जो चीजें बता रहा हूँ ना मैं, ठीक है, सलाइवा में सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है, सिंपल शुगर में सीधा सीधा पूछ लेगा कि माउथ में आपके सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है, तो वो है सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना। दूसरी चीज कि स्टमक में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, स्टमक में, और ये क्या क्या निकालते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उनकी सीक्रेशन कौन कौन सी होती है, तो वो, अरे यार बहुत लाइट कलर हो गया ये, एक सेकंड रुको,
ठीक है, वो HCl निकालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम निकालते हैं, ठीक है, और म्यूकस निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो HCl होता है ना, HCl जो खाना आपके पेट में आया है ना, ठीक है, उसको बिल्कुल, वो HCl जो होता है वहां पर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, आपके एनवायरनमेंट क्रिएट करता है आपके स्टमक में, जिससे भी जितना भी खाना आया है ना ब्रेक डाउन होकर, ठीक है, वो बिल्कुल ही एक तरीके से कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, बिल्कुल ही उसको गला देता है उस खाने को, HCl। ठीक है, अब HCl जब एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना, तो जो पेप्सिन होता है ना, ये पेप्सिन एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और पेप्सिन का काम होता है, एक्टिवेट हो जाता है, और जो पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन का, प्रोटीन डाइजेशन का। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेशन शुरू कहाँ हो जाता है, तो वो स्टमक में हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन शुरू हो जाता है स्टमक में, और कंप्लीट कहाँ होता है, कंप्लीट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। शुरू स्टमक में होता है और कंप्लीट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और जो म्यूकस का क्या क्या होता है ना, म्यूकस जो हमारे जो स्टमक है ना, हमारे स्टमक एक मतलब जे शेप्ड सैक कह सकते हैं, इस टाइप का स्टमक होता है। ठीक है, उसकी जो वॉल्स होती है ना, उन वॉल्स पे म्यूकस जो है होता है पूरे पूरे में लग जाता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, उससे हमारी वॉल्स को बचाता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अगर म्यूकस ना हो तो हमारी जो हमारा जो स्टमक है उसकी वॉल से लगकर उनकी स्टमक की वॉल को डैमेज कर देता है, बट म्यूकस की वजह से हमारी जो स्टमक की वॉल होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको इन तीनों के फंक्शन बता दिए। तो म्यूकस का काम क्या है, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक वॉल, स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक वॉल फ्रॉम HCl, ये है म्यूकस का काम। ऑलराइट, ठीक है, फिर ये तो बात करी हमने जो हमारे स्टमक में फूड फूड जो है वो एसिडिफाइड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो फूड होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, जान लो। डियोडिनम, ठीक है, जेजुनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, तो ये जो फूड जो होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुंचता है। ठीक है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुंचता है फूड। ठीक है, अब इसी ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ठीक है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में हमारे पास 2 डक्ट आती हैं, टू बेसिकली 2 डक्ट से बनी हुई, ठीक है, एक डक्ट होती है, 2 डक्ट को मिला के एक डक्ट बनती है, जिसे हम कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनी होती है बाइल डक्ट, BILE, बाइल डक्ट प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट से। ठीक है, तो बेसिकली बाइल डक्ट क्या है, ये बाइल डक्ट क्या है, बाइल डक्ट से हमें जानते हैं, पढ़ते हैं बाइल जूस के बारे में, क्वेश्चन आया हुआ था इस बार सीडीएस में इस पे। बाइल जूस, जो बाइल जूस बनता है ना, बाइल जूस बनाता है लीवर। ठीक है, लीवर मेक्स बाइल जूस, बाइल जूस बनाता तो लीवर है, लेकिन जो बाइल जूस का स्टोरेज होता है ना, स्टोर स्टोर होता है ये गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस का स्टोरेज होता है। ठीक है, अब जब बाइल जूस का हमने पता चल गया, बाइल जूस बनाता है आपका लीवर और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, बाइल जूस का फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ था। पहली बात, जो स्टमक से फूड आ रहा है वो HCl में मिला हुआ है, यानी कि वो एसिडिक होगा, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो वो उस फूड को एल्कलाइन बनाता है, मेक्स द फूड एल्कलाइन, यानी कि उस फूड को बेसिक बनाता है बाइल जूस। दूसरा काम क्या होता है बाइल जूस का, ये फैट को इमल्सिफाई करता है, इमल अरे यार एक सेकंड रुको, इमल्सिफाई करता है फैट को। ठीक है, बेसिकली फैट्स को ट्राइग्लिसराइड्स में तोड़ता है, ग्लिसराइड्स वगैरह में तोड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इतना जान लो कि बाइल जूस होता है वो फूड को एल्कलाइन बनाता है और फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी फैट को ट्राइग्लिसराइड्स में तोड़ता है।
ठीक है, तो ये तो हो गए बाइल जूस का फंक्शन और बाइल जूस कहाँ से बनता है और कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, तो जिस डक्ट के थ्रू बेसिकली बाइल डक्ट मूव करता है ना, बाइल जूस मूव करता है, उसे हम बाइल डक्ट कहते हैं, बाइल डक्ट। ठीक है, फिर जब हमारी इसकी बाइल डक्ट की बात होगी तो अब यहां पर हम उस पैंक्रियास की बात कर लेते हैं। जो हमारा पैंक्रियास होता है ना, पैंक्रियास, ठीक है, ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता है अपने से, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। ठीक है, इस पैंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम होता है ट्रिप, एक सेकंड रुको यार, पता नहीं स्पेलिंग मिस्टेक बड़ी हो रही है आज। ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन के डाइजेशन का, प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, और एक एंजाइम होता है लाइपेस, लाइपेस। ये लाइपेस क्या करता है, लाइपेस करता है इट ब्रेक्स इमल्सिफाइड फैट्स। जो जो हमारा बाइल जूस होता है ना, जिन वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है ना, वो लाइपेस उन इमल्सिफाइड फैट्स का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उन इमल्सिफाइड फैट्स को फर्दर तोड़ता है वो। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस का हमें फंक्शन पता चल गया। ठीक है, अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस मूव करता है ना, ठीक है, वो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू मूव करता है और ये दोनों डक्ट आगे जाके कंबाइन हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, और जुड़ के एक डक्ट बनाती है जिसे हम कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है दोनों मिलके। तो ये पूछ सकता है हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट कैसे कैसे बनती है, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट से। तो मैंने पैंक्रियाटिक डक्ट जो पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस बनाता है उसमें भी बता दिया क्या क्या होता है, बाइल जूस का, बाइल जूस में भी सब कुछ बता दिया कहाँ से निकलता है, कहाँ स्टोर होता है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है ना, ये बहुत सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ। हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट एंटर्स डियोडिनम। ठीक है, जहां पर ये डियोडिनम में एंटर करती है ना, वहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर, जिसे हम कहते हैं, बहुत से बच्चों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने वाला हूं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिल जाएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पर देखने को। ठीक है, तो अगर स्फिंक्टर बताओ ना, स्फिंक्टर एक मतलब मसल की रिंग होती है जो कि किसी ओपनिंग में, जैसे कि यहाँ पर ड्यूडेनम की जो ओपनिंग होगी वहां पर जब ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, ठीक है, तो इस जगह पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट रहता है और वो इस ओपनिंग को क्लोज या ओपन का काम, क्लोज या ओपन करने का काम करता है, इस ओपनिंग को। ठीक है, यहाँ पर ड्यूडेनम में हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, बेसिकली रिंग ऑफ मसल होता है स्फिंक्टर, रिंग ऑफ मसल होता है। ठीक है, तो आप इतना याद कर लो कि स्फिंक्टर ओडाई प्रेजेंट रहता है डियोडेनम में। ठीक है, जहां पर हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट उसमें एंटर करती है। ऑलराइट, ओके, तो अब डियोडेनम जो है वो आपको बता दिया था मैंने, वो आपके इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो अब जो आएगा काम होगा ना वो इंटेस्टाइन में होगा, अब जो फर्दर डाइजेशन होगा वो इंटेस्टाइन में होगा। तो सबसे पहले इंटेस्टाइन के बारे में जान लो। जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, वो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन होता है ना, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो एक जूस को सेक्रेट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी एक जूस होता है जिसे हम कहते हैं सकस एंटेरिकस। तो नाम ही काफी है इसका, इतना याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस को हम सकस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो
जितनी मैंने आपको बताया ना कि पेंक्रियाज और बाइल जूस ये काम कर रहे हैं, अब देखो ये जो बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस है वो हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट से आता हुआ, ठीक है, ड्यूडेनम में एंटर कर रहा है ना, और जितना भी मैंने आपको बताया था ना कि ट्रिप्सिन लाइपेज जो काम करेंगे वो सब इंटेस्टाइन के अंदर होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। फूड आएगा स्टमक से ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट आ रही है बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस लेके, और फिर यहाँ पर ये फूड के साथ मिलते हैं, उसी में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जूस मिल जाता है, ठीक है। तो फिर फर्दर वहां पर रिएक्शन होती है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो इतना याद रखना है। जो मैंने पेंक्रियाटिक जूस के दो एंजाइम बताए उनका फंक्शन, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, कहाँ स्टोर होता है और उसका क्या काम है वो याद रखना। और जो अब जब इंटेस्टाइन में आ गया ना फूड, ठीक है, तो पेंक्रियाटिक जूस के साथ भी मिल जाता है, बाइल जूस के साथ भी मिल जाता है, और इंटेस्टाइनल जूस के साथ भी फूड मिल जाता है, और फिर डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको इतना जानना है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स किस किस चीज में टूटते हैं, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में तो प्रोटीन आपका टूट जाता है। आपको पता है अमीनो एसिड बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की, अमीनो एसिड्स को ही जोड़ के प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं ग्लूकोज में, ठीक है, और जो फैट होते हैं ना, फैट फाइनली टूट जाते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड्स एंड क्या होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में। तो ये बात याद रखना, प्रोटीन फाइनली टूट जाते हैं अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट फाइनली टूट जाते हैं ग्लूकोज में, और फैट जो फाइनली टूटते हैं इसके अंदर वो टूटते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ऑलराइट, ओके। हाँ, एक चीज, थोड़ी सी और चीज डाल लो यहाँ पर, जो फैट्स होते हैं ना, ठीक है, आगे पेज में बताता हूँ, बस इसको एज अ फैक्ट याद रख लेना आप, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फैट होते हैं ना, अब जो फैट डाइजेस्ट हो गया इंटेस्टाइन में, तो डाइजेस्टेड फैट को एक फ्लूइड होता है जिसे हम फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ कैरी, रुक जाओ यहाँ पर बताता हूँ, लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फैट को कैरी करता है, मतलब अपने अंदर मिला के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है बॉडी के लिम्फ, ऑलराइट, डाइजेस्टेड फैट्स को, ठीक है। अब आपने देखा कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो ग्लूकोज में टूट गया, ठीक है। अब ये ग्लूकोज में टूटने के बाद जो है आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद इससे एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, अभी तो सिर्फ हमने खाया है और वो पचा है, अब पचने के बाद उससे एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, ठीक है, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज जो बेसिकली होता है वो जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसमें एक प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, पायरुवेट नाम का, ठीक है, उसमें थोड़ा उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट नाम के मॉलिक्यूल में, या पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं इसे, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ना, ठीक है, ये किस तरीके से हमें एनर्जी देगा। ग्लूकोज टूटेगा साइटोप्लाज्म में, आई नो यार थोड़ा सा मतलब टिपिकल है, लेकिन ये अब यार 10th क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है, तो फिर इतना भी टिपिकल नहीं है, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है ना, ठीक है, ये बेसिकली 3 तरीके से एनर्जी दे सकता है टूट के, ठीक है। अब देखो, अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है किसी के अंदर, जैसे कि आपका जो यीस्ट होता है ना, यीस्ट, यीस्ट एक फंजाई होती है, फंजाई, ठीक है, अगर यीस्ट के अंदर, यीस्ट के थ्रू पायरुवेट पायरुवेट एसिड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो यीस्ट करता है इसका ब्रेकडाउन एनएरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन में, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अगर पायरुवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटेगा ना, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा C2H5OH, यानी कि इथेनॉल, ठीक है, प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो ये यीस्ट के अंदर ये 3 चीजें बनाएगा। तो आप याद रखना कि यीस्ट में जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है वो एनारोबिक कंडीशन में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और उसमें क्या क्या बनता है, इथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी बनती है उसमें, ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पर, जो पायरुवेट है ना, अब पायरुवेट
जो हमारी, जैसे कि आपने देखा होगा जब कभी आप भागते दौड़ते हो ना, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भागने दौड़ने से हमारे जो लेग की मसल होती है उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है, और फिर क्रैम्प्स वगैरह आने का खतरा रहता है, ठीक है। तो अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, यानी कि सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिलने पर अगर पायरुवेट टूटता है, ठीक है, जैसे कि हमारी मसल्स में, ठीक है, मसल्स में पायरुवेट एसिड तो वो आता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो आपके पैरों में बन जाता है, बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, मतलब दर्द करने लगते हो, क्रैम्प आने का खतरा रहता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम ज़्यादा मतलब स्प्रिंट वगैरह लगाते हैं ना, अक्सर देखो आपने स्प्रिंटर्स के ये ज़्यादा रहता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। तो स्प्रिंट जो होती है बहुत तेज़ी में लगाई जाती है, और उतनी उतनी तेज़ी से जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है वो उस मसल तक सप्लाई नहीं हो पाती है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल के अंदर पायरुवेट जब टूटता है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी निकलती है। अगर वही काम हम हमारी बॉडी के अंदर, जैसे इन जनरल अगर हम बताएं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है ग्लूकोज से लेकर, ठीक है, वो एरोबिक कंडीशन में बनती है। जो आप अभी बैठे हो ना, आप सुन रहे हो उसको, जो आपके अंदर एनर्जी आ रही है, ठीक है, एटीपी के थ्रू, ठीक है, वो एरोबिक कंडीशन में बनती है। और मैंने उससे बताया था एटीपी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो एरोबिक कंडीशन में जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है वो होता है हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर वहां से एटीपी बनता है, ठीक है। और यानी और फिर क्या निकलेगा, ठीक है, इसका जब पायरुवेट टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक फॉर्म में, तो क्या क्या निकलता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। अगर याद रखना चाहो तो 38 एटीपी बनते हैं एरोबिक कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर। नंबर याद रखना चाहो याद रखना, नहीं याद रखना चाहो तो कितनी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अगर दिमाग में रख लोगे 38 एक नंबर की एटीपी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। अगर पायरुवेट एनारोबिक कंडीशन में टूटेगा यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी बनेगा। अगर हमारी मसल के अंदर टूटता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के अंडर में, मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन के अंडर में नहीं टूटता है हमारी मसल के अंदर, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनती है। और जो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है एरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहां लिख देता हूं मैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी जो कि एटीपी के फॉर्म में होगी, और 38 एटीपी बनते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब छोटी चीज है, जो एटीपी होता है ना, ठीक है, एटीपी क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी बना किसका होता है, एटीपी बना होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। एडीपी क्या होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। तो बेसिकली डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट मिला दोगे तो ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, तो बेसिकली वही चीज है, ठीक है। और एक एटीपी में एनर्जी कितनी होती है, एक एटीपी में एनर्जी होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। तो याद रखना एक एटीपी में एनर्जी होती है 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ऑलराइट। फिर ये तो हमारी एनर्जी बन गई, मतलब हमें एनर्जी मिल गई, ठीक है। तो इंटेस्टाइन की जब हमने बात करी ना, तो जो हमने पता कर लिया कि जो कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन का, वो जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उसमें बेसिकली वाटर एंड कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एंड सम मिनरल्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसका कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसमें वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर पाती है वो, ठीक है। ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन की जब हम बात कर ही रहे थे ना, तो एक बात याद रखना, जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, जो बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं सिर्फ, ठीक है, जो प्लांट प्रोडक्ट, जैसे कि हमारी, जैसे हम हो गए, ह्यूमन भी, वैसे ह्यूमन तो ओमनीवोर होता है, वो दोनों चीजें खा लेता है। जैसे हम बात करें गोट हो गई, गोट, काओ, बफेलो, ये बेसिकली जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, घास चारा वगैरह वही खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो जनरली कार्निवोर से लंबी होती है,
ठीक है, क्योंकि इनको सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है। बेसिकली प्लांट्स में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है ना, तो इनको सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है, और सेल्यूलोज का डाइजेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा टाइम लगता है सेल्यूलोज के डाइजेशन में। ठीक है, तो याद लिख दो, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसकी वजह से जो हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स, जो कि सिर्फ मांस मछली खाते हैं, क्योंकि मांस मछली जो है वो इन जनरल सेल्यूलोज के कंपैरिजन में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखो, अब जो था डाइजेशन हो गया फूड का, ठीक है। अब वो डाइजेशन होने के बाद, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट में कैसे पहुंचेगा, ठीक है। डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने के लिए डिफरेंट जो हमारे फूड और जो ऑक्सीजन वगैरह होती है, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट में कैसे पहुंचती है, वो पहुंचती है ब्लड के थ्रू। ये बात आपको पता होगी कि ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी में CO2 एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और इसी ब्लड के थ्रू जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे अब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचते हैं। न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो मैंने उस दिन आपको ब्लड का कंपोजिशन तो बता ही दिया था, अगर एक बार जाना चाहो फिर जान लो कि प्लाज्मा बेसिकली दो पार्ट में होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या था, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का बस उस दिन शायद मेरा फंक्शन मैं आपको बताना भूल गया था। प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ब्लड क्लॉटिंग का। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड को क्लॉट करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है ना, थोड़ी देर में ब्लीडिंग रुक जाती है, वहां पर खुरंट बन जाता है, तो उस खुरंट इन प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है, क्योंकि यहाँ पर वो ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली ब्लड का एक थप्पा नहीं कहते, हम खुरंट कहते हैं, वो बन जाता है, वो इन प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, उस दिन बताया था मैंने आपको। प्लाज्मा में वैसे 99 मोस्टली तो वाटर ही होता है प्लाज्मा में। ठीक है, मोस्टली वाटर होता है प्लाज्मा में। ठीक है, बट कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट रहते हैं, तो ये 3 प्रोटीन होते हैं, नाम जान लो इनके। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ। आज की वीडियो है, मुझे पता है कि लंबी हो जाएगी, बट स्टिल यार अब पढ़ाना तो है ही, आता है पेपर में। ठीक है, एक सेकंड को, एल्ब्यूमिन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन, ये जो है वो ब्लड के प्लाज्मा में 3 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना, अगर बाई चांस पूछ ले कि आउट ऑफ दीज फॉलोइंग प्रोटीन्स विच प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, तो अगर आपको इन तीन पता होंगे तो आप एलिमिनेशन से कर पाओगे। ठीक है, फिर पिक्चर में आते हैं आपके लंग्स। ठीक है, तो आपकी लंग्स की बेसिक क्या यूनिट क्या होती है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इस थोड़े ऐसे गोल गोल सैक टाइप प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे जो जैसे ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर लंग्स के एल्वियोलाई प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। तो आप इतना याद रखना, लंग्स में एल्वियोलाई में, ठीक है, ऑक्सीजन, ब्लड से ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हम किसे कहते हैं, CO2 प्रेजेंट रहती है मोस्टली। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है हमारा, वो एल्वियोलाई, डीऑक्सीनेटेड ब्लड से हमारी जो CO2 होती है वो एल्वियोलाई में चली जाती है, और एल्वियोलाई से फिर जो हमारे लंग्स होते हैं वो नोज के थ्रू उसको एक्सहेल करते हैं, और नोज से आने वाली ऑक्सीजन जो होती है, ठीक है, वो इन एल्वियोलाई में आके हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है। ठीक है, हमारे ब्लड में चली जाती है, और फिर हम उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं कि भैया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से बेसिक फंक्शन लिख लो। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। तो लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और लंग्स के बीच में। ठीक है, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट चीज आती है वो आता है आपका हार्ट।
कि आपने बेसिकली ऑक्सीजन वगैरह का एक्सचेंज आपने लंग्स में करा लिया, डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, पर उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हार्ट होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है। तो अब मैं अगर बनाता बनाता तो बहुत टाइम लग जाता मेरे को बनाने वगैरह में, ठीक है, तो आपको मैं इससे अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो चैम्बर होता है ना हार्ट का, ये चैम्बर, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। लिखिए तो मैं आपको समझ दिख भी आ रहा होगा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम होता है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप दिख रहा होगा, फिर भी चलो मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला चैम्बर होता है, इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे लंग्स से एक्सचेंज होके आ रहा है, अब लंग्स से आ रहा है, ठीक है, वो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है, उसमें आएगा सबसे पहले। और ये जो इसे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में लेके आएंगी। फिर लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, ये देखो ऐसे करे जा रहा है, एरो बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, आपको वॉल्व दिख रहा है, ये वाला वॉल्व, ठीक है, यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाईकस्पिड वॉल्व, बाईकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बाईकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है। बाईकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा बाईकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और फिर ये जो ब्लड होता है ना, यहाँ से आएगा, इस तरीके से यहाँ पर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इसको अचानक, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो स्क्वीज हो जाएगा, इस तरीके से ये स्क्वीज हो जाएगा, और जो ब्लड पंप होगा इस तरीके से ये जाएगा यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और ये है इसको हम बोलते हैं एओर्टा, एओर्टा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पहुंचाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो एक बार दोबारा बताता हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल स्क्वीज करेगा और एओर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अब ये ज़्यादा तेज से स्क्वीज करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाना है, तो इतना प्रेशर तो होना चाहिए ना कि बॉडी की डिफरेंट, इतनी बड़ी बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच सके, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ये एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाते हैं, ठीक है। अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंच गया, ठीक है, आपके हाथ में चला गया, आपके पैर में चला गया, ठीक है, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंच गया, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, ये चीज़ है ना, ये चीज़ है, ये इस तरीके से पीछे से निकल के आ रही है इसके, ठीक है। अब जो है ये आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंच गया, ठीक है, और वहां पर आपकी जो ब्लड था उसने बॉडी के उन पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुंचा दी, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचा दी। तो इस तरीके का नेटवर्क होता है, ठीक है। यह भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। तो जो आर्टरीज होती है ना, जैसे कि एओर्टा भी आर्टरी है, ठीक है, जो आर्टरी होती है, ठीक है, वो बेसिकली आगे जाके कैपिलरीज में बदल जाती हैं, कैपिलरीज में बदल जाती हैं, ठीक है, यानी कि स्मॉल आर्टरीज को हम बेसिकली कैपिलरीज बोल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको रेड रेड दिख रहा होगा क्योंकि ये सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब जब बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर ली, बॉडी के जिस पार्ट में गया, ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन यूज कर ली, ऑक्सीजन उसने ले ली और CO2 वापस इस ब्लड में छोड़ दी, ठीक है। अब ये ब्लड जो हो गया डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब यहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाले को हम बोलते हैं वेन्स, वेन्स। अगर आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, तो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा यहाँ पे, अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं ना, ठीक है, उनको हम वेन्स बोलते हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं उनको हम आर्टरी बोलते हैं, ठीक है।
अब जो ये वेन होती है ना, ठीक है, वेन होती है, अब ये दो पार्ट में बढ़ जाएगी, ठीक है, एक तो ये यहाँ चली जाएगी, ठीक है, ठीक है, बेसिकली जो वेन है एक तो यहाँ जाएगी, और देखो यार सिर्फ ये तो मैंने बस एक बॉडी का पार्ट बना के दिखाया आपको, ठीक है, अब जरूरी थोड़ा ही नीचे ही होगा यार, बॉडी के तो डिफरेंट पार्ट है, अब जो हार्ट से जो ऑक्सीडेंटल ब्लड जाना हो, ब्रेन में भी जाना है और लेग्स में भी जाना है, ठीक है, तो एक तो ये लोअर पार्ट की जो वेन्स होती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है, और एक जो होती है ये राइट जो अपर बॉडी से है, ठीक है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है वेन, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है हार्ट के अंदर, ठीक है, तो अपर बॉडी और लोअर बॉडी से हमने देखा कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, अभी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है यहाँ पर राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से जाने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, बट इनके बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, इस वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो था बाइकस्पिड वॉल्व, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो ये भी याद रखना कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहता है। अगर इसको याद करने में दिक्कत हो ना तो अपाचे आरटीआर आती है ना आपकी, अपाचे आरटीआर ये सबको पता होगा, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहता है, आरटीआर, अपाचे आरटीआर, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल में चली गई और फिर राइट वेंट्रिकल भी स्क्वीज होता है, ठीक है, और ये जो है पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी, अभी आप देखो कंफ्यूजन क्या हुआ होगा, मैंने कहा था कि जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, बेसिकली इसमें CO2 होती है, ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे यार अभी तो आपने कहा कि भाई तुमने कहा मतलब कि अभी तो कि जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट यहाँ तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो उसको लेके जा रही है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, अरे कहाँ लिखूं, ठीक है यहीं लिख देता हूँ छोटा छोटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्शन है, ठीक है, ओनली आर्टरी है, सिर्फ इकलौती आर्टरी है हमारी बॉडी की जो कि जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ठीक है, तो और जो यहाँ पर मैंने बताया था ना कि जो वेन्स होती हैं, ठीक है, वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, बट आपने देखा यहाँ पर जो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है ना, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लंग से, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन है कि लेफ्ट, ये याद रखना, ठीक है, लेफ्ट मतलब जो पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, एक लेफ्ट पल्मोनरी वेन सिर्फ ओनली ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है उसमें, ठीक है, तो ये जो दो एक्सेप्शन है बेसिकली इनको आप याद रख लेना कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वैसे इन जनरल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, और फिर देखा यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से गया और ये क्या बोलते हैं ये लंग्स में जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये लेफ्ट लंग में जाएगी और जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके लंग के राइट पार्ट में जाएगी, और फिर जब लंग्स में जाएगी है, ठीक है, लंग्स में जाएगी, लंग्स में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाएगा, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, और फिर क्या बोलते हैं लंग्स से होती हुई जो आपकी ये है लेफ्ट पल्मोनरी वेन, वो आपकी हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी। तो बेसिकली इसको मैं एक बार रफ डायग्राम समझा देता हूँ, ठीक है, ये मान लो आपका हार्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ठीक है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मान लो आपके लंग्स मान लो, ठीक है, मतलब एक बेसिक डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, लंग ऐसा होता नहीं है बट अल्लाह सपोज मांग लो, ठीक है, तो जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या बोलते हैं जो आपकी आयोर्टा होती है, ठीक है, आयोर्टा से होता हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा, ये बॉडी वाला पार्ट दिखाया मैंने आपको, ठीक है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा, फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो है वो
इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लेंगे और फिर यहाँ से जो है वो CO2 को ब्लड में दे देंगे, यानी ऑक्सीजन यूज हो गई, CO2 ऑक्सीजन बाहर चली गई बॉडी पार्ट में और CO2 जो है इस ब्लड में आ गई। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ठीक है, ये आपके बॉडी की डिफरेंट पार्ट से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, वो इसको लंग्स में लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इसको लंग्स में लेके जाएगी और लंग्स में क्या होगा कि CO2 बाहर चली जाएगी हमारी बॉडी से और ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिल जाएगी। तो ये वाला ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये वाला जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि किस तरीके से हमारा जो हार्ट है और लंग्स जो हमारी बॉडी में ब्लड का ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन होता है और किस तरीके से जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी बॉडी में की बात, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर डबल सर्कुलेशन हो रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग चल रहे हैं। तो हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। जो फिश होती है ना, फिश, उसमें याद रखना उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसमें बेसिकली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलके चलता है, मिक्स होकर चलता है सर्कुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कुछ एक आध पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो आपकी आर्टरीज होती है ना, ठीक है, आर्टरीज वो थिक होती हैं क्योंकि इन जनरल जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में लेके जाती है, ठीक है। अब जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना है, ठीक है, तो तेजी से ब्लड फ्लो करेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल आपका तेज से दबता है, ठीक है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल आपका तेजी से दबेगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना वो एओर्टा या फिर आर्टरी कह सकते हो, उसके थ्रू पूरी बॉडी में जाना है। अब हार्ट है आपका यहाँ पर चेस्ट में, ठीक है, वो लेग्स तक भी जाना, ब्रेन तक भी जाना है, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है ना, BP यानी कि ब्लड प्रेशर, वो आर्टरीज में ज्यादा रहता है, ग्रेटर, ठीक है। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज्यादा रहता है और आर्टरीज आपकी थिक भी रहती है एज कम्पेयर टू वेन। तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर भी ज्यादा रहेगा और आर्टरीज थिक भी रहेंगी, ठीक है। जो वेन्स होती है ना, वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है। अब देखो कोई चीज है ना, जैसे ये वेन है, ठीक है, अब वेन में एक चीज धीमे धीमे बह रही है, धीमे धीमे बह रही है, तो इसमें ना, इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको। वेन्स में इस तरीके से वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिससे कि ब्लड आगे ही बहे। अगर ब्लड बाई चांस पीछे आना चाहता है ना, तो ये वॉल्व इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके, ब्लड कैन नॉट बैक फ्लो, ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके, इसलिए वेन्स हैव वॉल्व्स, वेन्स में वॉल्व्स रहते हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन सकता है, ये जितने भी बता रहा हूँ ना, आर्टरीज थिक होती हैं, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें कुछ टफ नहीं है, ठीक है। और ये फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, ये भी याद रखना, ठीक है, और हमारे में डबल सर्कुलेशन होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो वेन्स में वॉल्व्स इसलिए होती है क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है और बाई चांस अगर ब्लड पीछे आना चाहता है, वापस आना चाहता है, तो उसको रोक लेती है। आर्टरीज क्या होते हैं, आर्टरीज में हमने देखा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, यानी ब्लड तेजी से बह रहा होता है इसके अंदर, ठीक है, तो बैक फ्लो होने का कोई आर्टरीज में चांस नहीं बनता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर जब BP की बात चल रही है ना, तो एक फटाफट एक चीज और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, और एक होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जब आपका जो सिस्टोल का मतलब क्या होता है, सिस्टोल का मतलब होता है स्क्वीज या प्रेस होना, स्क्वीज या फिर प्रेस होना, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स होना, ठीक है, रिलैक्स होना। तो बेसिकली जो आपको मैंने बना के दिखाया था इस तरीके से, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल थे, एट्रियम और वेंट्रिकल थे, ठीक है। तो जब जब एट्रियम जब जब वेंट्रिकल स्क्वीज होता है ना, स्क्वीज, ठीक है, उस टाइम जो आर्टरीज में प्रेशर होता है, आर्टरीज में प्रेशर होता है, ये किस प्रेशर से, आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा अब जो स्क्वीज हो गया, स्क्वीज होने के बाद रिलीज भी तो होगा, रिलैक्स भी तो होगा, और जो रिलैक्स के टाइम पे आर्टरीज में प्रेशर रहता है ना, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है,
तो उस टाइम जो आर्टरीज में प्रेशर रहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, यानी उस टाइम प्रेशर जो ऑब्वियस सी बात है वो कम होगा। जैसे डॉक्टर विपिन नापता है तो कहता है कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 होता है। तो इतना सब कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने एक जनरल बता दिया कि क्या होता है, बट आपको याद रखना है कि बस सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। वो होता है 120, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80। डायस्टोलिक मैंने इसलिए बता दिया ना, काफी बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, डायस्टोल होगा ऊपर सिस्टोल होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन के टाइम, और जब कोई चीज रिलैक्स हो रही है तो उसमें प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो वो 80 होता है, और जब कोई चीज स्क्वीज हो रही है तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो 120 होता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर अच्छे से याद रखना, सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80। तो कहते नहीं है कि अरे ऊपर वाला बढ़ा हुआ है नीचे वाला घटा हुआ है, डॉक्टर ऊपर वाला नीचे करके इन जनरल में आपको बताता है कि ऊपर वाला आपका बढ़ा हुआ है और नीचे वाला आपका घटा हुआ है, या नीचे वाला बढ़ा हुआ है और ऊपर वाला घटा हुआ है, वो प्रेशर ही होता है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर देखना कि हम जो ब्लड प्रेशर नापते हैं ना, उस मशीन को हम क्या कहते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन होती है उसको हम कहते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन को हम कहते हैं बीपी मेजरिंग मशीन को हम कहते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। और जब पता है किसी का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली काफी लंबे समय तक हाई रहता है ना, ठीक है, तो हम उसे हाइपरटेंशन की बीमारी कहते हैं, हाइपर टेंशन की बीमारी, ठीक है। तो इन जनरल जो हाइपरटेंशन रहता है ना, उसमें ऊपर वाला जो प्रेशर होता है ना वो बंदे का 140 प्लस रहता है, 140 प्लस रहता है, सिस्टोलिक प्रेशर उसका 140 प्लस रहता है ना, जब लंबे टाइम तक, तो हम कहते हैं कि इसको हाइपरटेंशन की बीमारी है, ठीक है। और हाई बीपी होता क्यों है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज कह लो, या फिर आर्टरीज की स्मॉलर यूनिट जो होती है आर्ट्रियोल्स, ठीक है, आर्ट्रियोल्स वो कह लो। तो जब कंस्ट्रिक्ट रहती है ना, दबी रहती है, कोई चीज दबी रहेगी तो उसमें ऑब्वियसली स्क्वीज रहेगी तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स की वजह से जो है ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और इस ज्यादा लंबे समय तक रहने पर 140 प्लस रहने तक लंबे समय तक, तो इसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, कि इसको हाइपरटेंशन की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ऑलराइट, फिर हमको प्लांट्स में भी पता था कि प्लांट्स में जैसे हमारे में तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, ठीक है। ये बात मैंने उस दिन आपको बताई थी अच्छे से, सारे उनको वो सब भी बताई थी कि यूनिडायरेक्शनल बाइडायरेक्शनल, फ्लोएम में बाइडायरेक्शनल होता है ट्रांसपोर्ट, जाइलम में यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो बेसिकली फ्लोएम के बारे में एक चीज और याद रखना कि फ्लोएम में जो शुगर बनती है ना, ठीक है, वो बेसिकली सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है, ग्लूकोज मतलब एक शुगर की फॉर्म होती है सुक्रोज, उसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और सुक्रोज का जो ट्रांसफर होता है ना हमारे जो लीफ से फ्लोएम में ट्रांसफर होने के लिए, सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, वो एनर्जी के यूज से होता है, यूजिंग एनर्जी। वहां पर एटीपी यूज होता है, ठीक है, जैसे कि ये लीफ है, ठीक है, लीफ है, और ये जो स्टेम है, ठीक है, उसमें फ्लोएम है, ये फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम है, ठीक है। तो जब यहाँ से जो फूड बनाया ना यहाँ पर, उसको फ्लोएम के अंदर ट्रांसफर करना होगा ना, ऊपर या नीचे ले जाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर एटीपी का यूज होता है, यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है। तो इतनी बात याद रखना कि फ्लोएम में जब सुक्रोज का ट्रांसफर होता है ना फ्लोएम टिश्यू में, लीफ से, सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू फ्रॉम लीफ, यार रख लो, ट्रांसफर्ड फ्रॉम लीफ, ठीक है, इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी, तो वहां पर एटीपी का यूज होता है। बस इतना ही एक पॉइंट था जो मेरे को आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑलराइट, फिर अब क्या होता है कि आपका डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, पूरी बॉडी में पहुंच गया, आपने यूज कर लिया, एनर्जी आ गई। अब कुछ वेस्ट मटेरियल भी बना होगा, ठीक है, तो उस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कैसे किया जाता है, यानी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये बहुत छोटा सा है, छोटा सा पार्ट है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, ठीक है, उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, उसमें आपका आता है एक तो किडनी, ठीक है, किडनी, फिर आता है आपका यूरिटर, ठीक है, फिर आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, तो इसका यही सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस से याद रखना, एक सौ ब्लैडी क्या ब्लैडर, ठीक है, और फिर आपका यूरेथ्रा,
यूरेथ्रा। ठीक है, किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, किडनी में होता है। और किडनी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, बेसिकली कुछ यूनिट होती है किडनी यूनिट, जैसे हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम की हमारी यूनिट जो होती है वो एक न्यूरॉन होता है, इसी तरीके से किडनी की सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, इन नेफ्रॉन के अंदर ही जो है वो हमारे यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन होते हैं ना, इसके दो पार्ट होते हैं, ये बात याद रखना, नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, और ग्लोमेरुलस। तो ये बात अच्छे से रखना कि नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। और नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है? नेफ्रॉन होती है किडनी की यूनिट। और फिर किडनी में यूरिन बनती है, यूरिटर में जाती है, यूरिटर से जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से जाती है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर हो जाती है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो यहां पर देखो एक चीज होती है हमारी बॉडी में, एक बनता है इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट, तो बेसिकली इनिशियल फिल्ट्रेट क्या होता है ना, जो आपके वाटर एंड सल्यूट होते हैं ना, वाटर एंड सल्यूट, ठीक है, जब इन सल्यूट्स, ठीक है, तो इनका जब फिल्ट्रेशन हो जाता है ना, ये फिल्टर हो जाते हैं ना, ठीक है, इनिशियल फिल्टर हो जाते हैं और ब्लड से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसे हम इनिशियल फिल्ट्रेट कहते हैं, इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक है, इनिशियल फिल्ट्रेट कहते हैं इसे। ठीक है, तो इनिशियल फिल्ट्रेट जो हमारी बॉडी में बनता है ना किडनी के अंदर, वो बनता है पर डे का 180 लीटर पर डे। इतना होता है, मतलब बार बार एक चीज फिल्टर होती रहती है ना, तो बनता कितनी बार है उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं कि 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, उसमें से एक्सक्रीट कितना हो जाता है, जो हमारी बॉडी में वेस्टेज, फिल्टर होकर वेस्टेज बनता है, ठीक है, उसमें से एक्सक्रीट कितना हो जाता है, हो जाता है उसमें से, जो बेसिकली जो एक्सक्रीशन का मामला 180 लीटर में से कितना होता है, वो हो जाता है 1 से 2 लीटर डेली। तो हमारी जो यूरिन होती है ना, ठीक है, वो हम 1 से 2 लीटर रोज यूरिन कर देते हैं। बट जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है, बारह फिल्ट्रेशन हो के वो 180 लीटर पर डे बनता है। तो इतना से याद रखना, हमारी बॉडी में इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है 180 लीटर पर डे, और जो यूरिन यानी कि जो एक्सक्रीट हुई वॉल्यूम है, ठीक है, वो जाती है 1 से 2 लीटर पर डे। हम 1 से 2 लीटर जो है यूरिन रोज कर देते हैं, और इनिशियल फिल्ट्रेट हमारा डेली का बनता है एक ह्यूमन बॉडी में 180 लीटर पर डे। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज आती है हमारी हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, डायलिसिस, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों की जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देती है। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस क्या होता है, हम आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उसकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, ठीक है, उसको निकालते हैं। अब किडनी फिल्टर करना बंद कर देगी, यानी ब्लड में ही ब्लड में जो होगा वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वो उसी में मिला रहेगा, फिल्ट्रेट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू फिल्ट्रेट बनवाते हैं उसका। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे इंसान की बॉडी से इस तरीके से कुछ पाइप होते हैं, ठीक है, सेमी परमेबल पाइप होते हैं, ठीक है, एक तरीके के, उनको एक फ्लड के टैंक में रखा जाता है। ठीक है, फ्लड के टैंक में रखा जाता है, और इनसे ह्यूमन की बॉडी में जो ब्लड है उसको पास करवाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ह्यूमन की जो बॉडी का ब्लड है वो इससे पास करवाया जाता है। ठीक है, और जब पास करवाते हैं ना, तो ये जो फ्लड होता है ना इसके अंदर, फ्लूइड कह लो, फ्लूइड जो होता है इसके अंदर, ठीक है, उसकी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है, या जो उसका बेसिकली कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, वो सेम रहता है एज ब्लड, सेम एज ब्लड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, जब आइसोटोनिक सोल्यूशन हो रहा था तो ना तो वाटर अंदर जा रहा था ना वाटर बाहर आ रहा था। ठीक है, लेकिन जो ब्लड है ना, ब्लड, उसका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो इस फ्लूइड के बराबर है। बट इस फ्लूइड में क्या नहीं होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं इस ब्लड में नहीं होते हैं, और ब्लड के अंदर जो है, अब ब्लड, किडनी तो काम कर नहीं रही है, यानी नाइट्रोजनस जो वेस्ट रहेंगे, ठीक है, वो तो ब्लड में ही रहेंगे। तो क्या होता है कि अब यहाँ पर इन नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है। ठीक है, और इस फ्लड में बिल्कुल नहीं है, तो यानी जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं ना, वो इस फ्लूइड में आ जाते हैं।
इस फ्लूइड में आने के बाद, नाइट्रोजनस वेस्ट इस फ्लूइड में आ जाएगा ना, तो वाटर जो हमारा ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और फिर जो क्लीन ब्लड है ना वो दोबारा से ह्यूमन की बॉडी में डाल दिया जाता है, यानी उसका जो ब्लड होता है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हीमोडायलिसिस कराते हैं। अगर आर्टिफिशियल किडनी का नाम जानना हो तो इसे हम बेसिकली फिडनी कहते हैं, फिडनी। आर्टिफिशियल किडनी को हम फिडनी कहते हैं, FIDNEY। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम हीमोडायलिसिस कराते हैं। हाँ, एक सेकंड यार, एक चीज रह गई थी। ठीक है, वो और समझ लो। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट और है, वो समझ लो। बेसिकली जो लाइम वाटर होता है ना, लाइम वाटर, ठीक है, ठीक है, लाइम वाटर बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है ना, ठीक है, उसमें अगर आप फूंक मारोगे ना, फूंक मारोगे, अगर आप बोल रहे हो ना, तो जो आपके मुंह से हवा निकल रही है ना, इसमें CO2 है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जुड़ता हुआ हमारा केमिस्ट्री का, कि जब लाइम वाटर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है लाइम वाटर, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। याद आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब CO2 की, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने स्लेकेट लाइम को दीवार पे पोत दिया, तो वो CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती थी। उसी तरीके से लाइम वाटर होता है ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें जब आप ब्लो करोगे ना, CO2 डालोगे, तो वो धीरे धीरे मतलब इसके साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, और जो लाइम वाटर होगा ना, लाइम वाटर हो जाएगा, लाइम वाटर जो होगा ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, वो मिल्क के कलर का हो जाएगा, मतलब वाइट हो जाएगा बिल्कुल वो। यानी लाइम वाटर, ये आपने देखा भी होगा क्लास में, एडमिशन कराते हैं, एडमिशन बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कराते हैं कि जब लाइम वाटर में हम फूंक मारते हैं, ठीक है, तो हमारे मुंह से जो CO2 निकलती है, उसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, यानी वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा उसमें। ठीक है, वही काम है ना, वही जैसे आपने मुंह से फूंक मारी, तो आपके मुंह से सीधे CO2 निकली, और ये तेजी से लाइम वाटर जो था मिल्की हो गया। अगर यही यही काम आप, ठीक है, अगर यही CO2 आप किसी सिरिंज में हवा भर के दोगे ना, सिरिंज से, अगर सिरिंज है, ठीक है, उस सिरिंज से अगर आप प्रेशर से हवा मारोगे, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट CO2 तो है नहीं, वो एटमॉस्फेयर की CO2 अपने हवा के साथ मिला के लाएगा, फिर लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा। तो ये प्रोसेस जो होती है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू आप फूंक मार रहे हो उससे। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट दूसरा था, वो भी इसी की टाइप का था, कि एक टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है, ऐसा मानता हूँ, एक टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है, उसमें यीस्ट डाल दो जो कि फंजाई होती है, और मतलब बेसिकली एक शुगर, इस टेस्ट ट्यूब में शुगर का सॉल्यूशन लो, ठीक है, शुगर का सॉल्यूशन लो, और इसमें थोड़ी सी यीस्ट डाल दो, यीस्ट। ठीक है, अब आपने देखा था वहां पर जो यीस्ट था, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको ऊपर से वो कर दो, सील कर दो। ठीक है, ऊपर से सील करोगे ना, तो यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन बन जाएगी, एनारोबिक यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब एनारोबिक कंडीशन बनेगी, उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो यीस्ट होगा ना, वो शुगर के साथ एनारोबिक कंडीशन में रिएक्ट करके क्या बनाता था, CO2 प्लस इथेनॉल, C2H5OH प्लस एनर्जी। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो CO2 बनेगी ना, ठीक है, उसको आप इसमें फिर एक छेद करना, यहाँ पर इस कॉर्क में एक छेद करना, और उसको आप जो लाइम वाटर होता है ना, जैसे लाइम वाटर अभी मैंने बताया, लाइम वाटर के सोल्यूशन के पास ले जाओगे ना, तो यही CO2 बेसिकली वही चीज है, इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर से लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज थी, लाइम वाटर मिल्की करना था। इन्होंने ये दिखा दिया कि CO2 जब जब बेसिकली शुगर को यीस्ट तोड़ेगा एनारोबिक कंडीशन में, तो भी CO2 ही बनाता है, तो फिर से CO2 बन गई, CO2 से मिल गई। तो यही चीज प्रूव करनी है कि CO2 लाइम वाटर के साथ मिलके मिल्की सोल्यूशन देती है। तो इतनी सी चीज थी। तो आई होप जितने मैंने एक्सपेरिमेंट कराए हैं, मेरे को पता है वीडियो लंबी हो जाएगी, हो सकता है मैं 2 पार्ट में डालूं इस वीडियो को। ठीक है, तो अब यार जो है सिलेबस में मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है। एक चीज और रह गई है, सॉरी सॉरी ठीक है, एक चीज और रह गई है यार, वो आप यहीं पे पढ़ लो, एक्सक्रीशन वाले में पढ़ लो। ठीक है, जैसे कि ये तो आपका ह्यूमन में हो गया। ठीक है, प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्लांट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यार एक चीज रह गई थी यार, थोड़ा सा नोट्स है ना, तो नोट्स मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर नीचे लिखा रहता है उसमें। ठीक है, तो प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक तो आपका ऑक्सीजन, पता होगा आपको, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो बेसिकली वो प्लांट के काम का नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, ठीक है, और रेजिन्स और गम्स, रेजिन्स एंड गम्स,
जो रेजिन और गम बनता है ना प्लांट में, वो भी बेसिकली एक तरीके का सेकेंडरी प्रोडक्ट कर लो, कह लो, या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही होता है जो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इसमें बस यार बेसिकली 2 मिनट की वीडियो और होगी, ठीक है। हाँ, 2 चीज़ें और निकल के आ गई इसमें से, देख लो 2 पॉइंट और है, ठीक है, उनको भी देखते ही जाओ, अब जा रहे हो तो, ठीक है। कि जब हम इनहेल करते हैं ना, इनहेल करते हैं, जब सांस अंदर बढ़ते हैं ना, तो क्या क्या होता है, ठीक है। एक तो हम अपनी रिब्स को उठाते हैं, लिफ्ट आवर रिब्स, ठीक है। जो हमारे बॉडी का डायफ्राम होता है ना, उसको फ्लैट करते हैं, फ्लैटन आवर डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है, ये एम है यहाँ पर, ठीक है। फ्लैटना डायफ्राम। एंड चेस्ट की जो कैविटी होती है ना, चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्ज, चेस्ट की कैविटी बड़ी हो जाती है। हम अपने रिब्स को ऊपर खींचे, सांस भरो, ठीक है, आप सांस भरोगे तो आपकी रिब्स ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, और जो आपका नीचे वाला एरिया होगा ना, रिब्स के नीचे वाला एरिया देखना, वो अंदर की तरफ खिंचता है। जो हमारा डायफ्राम होता है ना, वो फ्लैट हो जाता है, और चेस्ट कैविटी, जो आपका चेस्ट होता है ना, जो आर्मी में देखा होगा, आर्मी में जैसे आप डिफेंस के एक्सपेरिमेंट हो, जो बेसिकली आर्मी में होता है, तो चेस्ट फुलाने को बोलते हैं, सांस अंदर बढ़ते हैं तो चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होता है, तो चेस्ट कैविटी जो होती है आपकी बड़ी हो जाती है। और एक बात और याद रखना, जो CO2 होती है ना, ठीक है, CO2 इज मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन इन वाटर। जो CO2 होती है वो बेसिकली मोर सोल्यूबल रहती है ऑक्सीजन से वाटर में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मेरे को आपको बताना था, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो है वो आपकी जो चैप्टर वो खत्म हो जाता है, ठीक है, ऑलराइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। वीडियो लंबी होगी मेरे को पता है, बट स्टिल पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, बाय।